रहे हैं अपने कीमती समय के साथ में। सर, जो क्राइम फ्री भारत जैसा एक अनोखा नाम आपने चयन किया है, क्राइम फ्री भारत, प्रायः देखने में ऐसा लगता है कि भारत क्राइम मुक्त हो जाएगा, कोई भी क्राइम नहीं होगा। सर, आपको ये नहीं लगता कि ये काल्पनिक ख्याल जो हमारे मन में है कि क्राइम फ्री भारत सच में हो सकता है? मुझे ऐसा या मेरे साथियों को ऐसा द्वंद है मन में कि क्राइम फ्री भारत कभी नहीं हो सकता है, एक क्राइम लेस भारत हो सकता है। आपने अपने प्रोजेक्ट का चयन क्राइम फ्री भारत के नाम से क्यों किया, क्राइम लेस भारत क्यों नहीं किया? क्या आप समझते हैं क्राइम फ्री भारत के फ्रेज से? हिमांशु, ए वेरी गुड क्वेश्चन। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न जो है किया है, उसके लिए आप निश्चित तौर पे साधुवाद के पात्र हैं। ये क्राइम फ्री भारत बहुत सोच समझ के चुना गया है। वैसे इसका पुराना नाम था इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट सिस्टम विद यूजिंग 21 टेक्नोलॉजीज फॉर क्राइम फ्री भारत। और बेसिकली ये एक सपोर्ट सिस्टम के बतौर पे जो इसको कंसीव किया गया है कि वो चाहे एफआईआर का रजिस्ट्रेशन हो, चाहे वो विवेचक को ऑन ग्राउंड जो है विवेचना उसके साक्ष्य संकलन का केस हो, या उसको टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट हो, या विभिन्न जगहों से साक्ष्य इकट्ठे करने में मदद करने वाली बात हो, वो सब काम जो है ये करना था। फिर इसको कोर्ट की मदद भी करना था, आगे चल के कोर्ट के समन्स वारंट को भी तामील करना था, और देन ये आगे चल के पुलिस को और कम्युनिटी को प्रोएक्ट करके अपराध को होने से रोकना भी था। और जब मुझे लगा कि अपराध तो रोक लेंगे लेकिन आगे अपराध घटित होने से नहीं रोक पाएंगे, तो उसमें फिर रिहैबिलिटेशन ऑफ क्रिमिनल की बात हुई। आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया है कि क्या जीरो अपराध हो जाएगा? तो इसमें हमारा कहना है कि जीरो अपराध शुरू में नहीं होगा, लेकिन बाद में जीरो जैसा अपराध हो जाएगा। अभी जीरो जैसा क्या होता है? जी, शुरू में अपराधों को अपन को दो कैटेगरी में बांटना चाहिए। एक कैटेगरी है जो कि आप सोच समझ के अपराध करते हैं, जैसे आप चोरी कर रहे हैं, डकैती डाल रहे हैं, चाहे आप मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, चाहे आप साइबर क्राइम कर रहे हैं। तो आप जो इस तरीके के जो क्राइम है, चाहे वो व्हाइट कॉलर क्राइम हो, इसमें बड़ी योजना होती है और कुछ लाभ कमाने की दृष्टि से वो किए जाते हैं। और चूंकि क्राइम जो है का रजिस्ट्रेशन एक समस्या है, फिर अच्छी विवेचना समस्या है, फिर सुपरविजन एक समस्या है, और फिर कोर्ट में जो है ना उसका साक्ष्यों को पेश करना एक समस्या, और उसका कन्विक्शन कराना एक समस्या है। तो कुल मिला के अपराध करना इकोनॉमी का एक बहुत ही सरल और अच्छा सा जो है सेक्टर हो गया है। जी, इसको हम कहते हैं कि इट इज लीस्ट रिस्क सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। मतलब इसमें जी, सबसे कम रिस्क है। पहले आपकी एफआईआर ही नहीं लिखी जाएगी, पहले तो संभावना ये है जी, कि आप खुद ही रिपोर्ट करने ना जाएं, फिर जो है आप गए तो आपकी रिपोर्ट लिख ली जाएगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। फिर जी, आपको विटनेस नहीं मिलेंगे, एविडेंस नहीं मिलेंगे, तो आपका जो है आप उसको पकड़ पाएंगे, इस बात की संभावना बहुत कम है। फिर कोर्ट में सजा जी, दिला पाएंगे, इस बात की और भी कम संभावना है। तो कुल मिला के अपराध करना और अपराध से बहुत ज्यादा लाभ कमाते हुए भी इतनी कम रिस्क में तो किसी के पास इतनी कम रिस्क नहीं है। देखिए, जी, किसान जो है इतने लंबे समय मेहनत करता है, और जी, वो जो है पानी गिर जाता है, ओले गिर जाते हैं, कुछ भी हो जाता है और उसकी फसल खराब हो जाती है। बताइए कितने लंबे समय तक मेहनत करता है, और थोड़ी सी उसमें ही उसकी पूरी मेहनत में जो है ना पूरा हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जी, किराए में कितना अच्छा है, आपको जो है एक रात में ही आपने कुछ चमत्कार किया और आपको ढेर सारा पैसा मिल गया। यही जी, कारण है कि कंजर, पारदी, ये सब जो लोग हैं, इनको अपन ने जमीन वगैरह भी दी है, इसके बावजूद भी ये अपना अपराध छोड़ने के लिए कदापि तैयार नहीं है, और वो पूरी इंडिया में जाके अपराध करते हैं, चाहे वो कंजर हो, पारदी हो, सासी हो। और नाउ ये ट्रेंड केवल इन्हीं के लिए नहीं, अन्य लोग भी जो है ट्रेंड को जो है ना वो कर रहे हैं। जैसे रेलवे अपराध में मैंने एज ए डीजी रेलवे देखा
कि पूरे पूरे गांव जो है वो रेलवे अपराध को घटित करने में उन्होंने स्पेशलाइजेशन कर लिया है, और पूरे पूरे गांव जो है ना वो रेलवे क्राइम कर रहे हैं। जैसे आपने अभी देखा होगा ओटीपी क्राइम है, तो वो नक्सल एरिया के कुछ एरिया में नाउ इट हैज बिकम ए कॉटेज इंडस्ट्री। बच्चे बैठे हुए हैं, उनके हाथ में एक लैपटॉप है, पैसे से उन्होंने कहीं से जो ना आपका डाटा खरीद लिया है। वैसे जो है ना, तो पहले तो कुछ लोगों को, कर्मचारियों को घूस देके पैसे लेते थे, मतलब डाटा लेते थे। अब एक डार्क नेट की सुविधा भी है, वहां से सीधा डाटा भी मिल जाता है। तो वो ब्लैक मार्केट से जो है ना, डार्क नेट से वो डाटा मिल जाता है, और उस डाटा को लेके वो क्रम से जो है ना लगाते रहते हैं, और कोई आपके अपराध का संज्ञान नहीं ले रहा है। तो इट इज ए वेरी लीस्ट जो ना रिस्क फैक्टर ऑफ इकोनॉमी जी। तो अभी आपके मूल प्रश्न पे आ जाए, तो जो इस तरीके के अपराध होंगे वो अपराध जो है, चूंकि उसमें रिपोर्टिंग की बहुत ज्यादा सुविधा रहेगी, आपको थाने जाने की जरूरत नहीं होगी, और बिना थाने जाए लीगली एक्सेप्टेड डिजिटल एफआईआर हो पाएगी। अभी आपके सीसीटीएनएस में 3,500 करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद भी सीसीटीएनएस कोई एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है। आप एफआईआर वहां टाइप करते हैं, उसका प्रिंट आउट बाहर निकालते हैं, फिर उसमें कंप्लेनेंट सिग्नेचर करता है, फिर उसमें थाना प्रभारी सिग्नेचर करता है, तब वो जो है एफआईआर में कन्वर्ट होता है। और एफआईआर की स्थिति ये रहती है कि जो सेक्शन लगाए जाते हैं और जो मजनून में लिखा जाता है, कई बार वो जो है, आप लोग लॉ के स्टूडेंट हैं, यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर, कि कई बार उसमें जो है सब ठीक से तालमेल नहीं रहता है। एक अपराध के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, जब तक वो पूरे एट्रीब्यूट्स कवर ना हो जाए तब तक आप वो सेक्शन नहीं लगा सकते हैं। लेकिन हमारे विद्वान पुलिस धड़ल्ले से, चाहे एट्रीब्यूट कवर हो रहे हो चाहे ना हो रहे हो, वो जो उनको लगता है वो सेक्शन लगा देते हैं। और यही कारण है कि कोर्ट में बहुत सारे जो है ना चार्जेस जो है वो हवा में उड़ जाते हैं। तो ऐसा अब आगे चल के नहीं होगा, क्योंकि हम कई तरीके की जो है ना टेक्नोलॉजी ऑलरेडी इजाद कर चुके हैं, जिसमें आप जो है पोर्टल के माध्यम से, आप ऐप के माध्यम से, आप वर्चुअल पुलिस स्टेशन के माध्यम से और कम्युनिटी को इन्वॉल्व करते हुए आपकी एफआईआर हो पाएगी। और आप जो है वो एफआईआर डिजिटली वही सिस्टम के अंदर साइन होगी, और मैं बाद में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो इस तरीके से जो है वो होगी, और फिर वो सिटीजन पोर्टल के माध्यम से सीसीटीएनएस में थानेदार के पास पहुंच जाएगी, और उसे भी सिग्नेचर करना पड़ेंगे। और आगे की क्या क्या कार्रवाई होगी मैं अगले क्वेश्चन में वो करूंगा। अभी मैं लौट के आता हूं, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या अपराध मुक्त भारत हो पाएगा या नहीं होगा। तो अपन ने बात कही थी कि एक जो है सोचा समझा क्राइम है, और दूसरा रिएक्शनरी क्राइम है। तो सोचे समझे क्राइम जो है ना, चूंकि रिपोर्टिंग होगी, चूंकि डिटेक्शन होगा उसमें, और वो हम विस्तार से आपके अगले क्वेश्चन या किसी जवाब नहीं पूछेंगे तो हम अपने मन से ही बता देंगे। और देन जो है हम उसका कोर्ट में कन्विक्शन करने की ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि हम न्यायालय की इस हद तक मदद कर पाएंगे कि शायद न्यायालय ने कभी सोचा नहीं होगा कि हम उसकी इतनी मदद करेंगे। और फिर सो से हम कन्विक्शन ऑफ सर्टेनिटी ऑफ कन्विक्शन लेके आएंगे, और फिर जो है आगे चल के हम जो है प्रोएक्टिव डिप्लॉयमेंट करेंगे। तो चूंकि पुलिस तो कम है, तो हम कम्युनिटी की मदद भी लेंगे, और क्रिमिनल को क्राइम करने का जो है मौका नहीं रहेगा। ऐसी व्यवस्था का ताना बाना ऑलरेडी बुन चुका है। इसके बाद हमने जो उसमें सोचा था कि यदि हमारा पेट खाली है और अपराध एक अच्छा वो है, तो हम जेल जाने के लिए भी जो है ना अपराध करेंगे। तो जेल जाने के लिए अपराध करना एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है। तो उससे हमको ये लाना पड़ा कि सर्टेनिटी ऑफ रिहैबिलिटेशन ऑफ क्रिमिनल। अब आप ये महसूस करेंगे कि जब इस बात की सर्टेनिटी होगी कि आपकी अपराध भी लिखा जाएगा, आपका डिटेक्शन भी हो जाएगा, आपका सर्टेनिटी के साथ कन्विक्शन भी हो जाएगा, आपको जो ना सर्टेनिटी के साथ प्रिवेंशन भी हो जाएगा, और फिर आपको रिहैबिलिटेट कर दिया जाएगा, तो सोचा समझा अपराध नहीं होगा। नहीं तो मैं चाहूंगा कि विद्वान लोग जो सोच रहे हैं कि नहीं फिर भी अपराध होगा, तो वो सिर्फ मुझे सोशियोलॉजी की भाषा ना कहें, वो अपना लॉजिक दें कि साहब इस कारण से इस तरीके से अपराध होगा, और हमारा सिस्टम उसे कैसे घेर के पकड़ेगा, ये हम उसमें एक्सप्लेन करेंगे।
ठीक है ना। तो जी जी कपोल कल्पना से बाहर आना पड़ेगा कि साहब ऐसे कैसे हो सकता है कि अपराध मुक्त ना हो जाए। अरे भाई साहब, अपराध मुक्त हो रहा है तो आपके पेट में दर्द क्यों है? अब इसके नहीं, बाद बहुत दूसरी अच्छा। बात है, जी अब जी दूसरी बात भी है, वो है कि रिएक्शनरी क्राइम। तो जो रिएक्शनरी क्राइम है वो हमारी प्रतिक्रिया है, और हम लोग इतने तनाव में जो है ना जिंदगी जी रहे हैं कि अब वो प्रतिक्रिया बड़ी अनिश्चित सी होती जा रही है। हम क्या कर रहे हैं उसमें, उस प्रक्रिया में हमारी जो रिएक्शंस है वो इतनी एबनॉर्मल रहती है कि हम उसे जस्टिफाई नहीं कर सकते। जैसे फॉर करेक्ट। एग्जांपल, किसी ने आपकी गाड़ी को ओवरटेक किया और आपके पास चूंकि पिस्टल है तो आपने निकाली और उसको शूट कर दिया। अब आपका ये व्यवहार किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। जी दूसरा जो है, किसी ने कुछ किया, अफवाह फैला दी और आपने मॉब लिंचिंग कर दी, इसको भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। और तीसरा ये है कि स्वाभाविक तौर पे ऐसी कोई घटना हुई और रिएक्शन में आपसे कुछ ऐसा बन पड़ा जो कि अपराध की श्रेणी में आता है, तो वो अपराध हो गया। लेकिन वो पकड़ भी लिया जाएगा, उसको सजा भी मिल जाएगी, वो जेल में भी चला जाएगा। तो जैसे जैसे लोगों की श्रद्धा सिस्टम में बढ़ेगी, लेकिन मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि दूध का जला छाछ को फूक फूक के पीता है। आज आदमी का सिस्टम से इतना बुरा अनुभव है कि उसे सहसा विश्वास नहीं होता है कि ऐसा चमत्कृत कार्रवाई भी संभव है। तो उसको लगता है ऐसा वैसे कैसे हो सकता है। तो इस जी बस में जो है ना लोग बाग ये बात कहने की कोशिश करते हैं कि साहब ऐसा कैसे हो जाएगा। तो यही बात हमारे एक जो मित्र हैं विवेक जौहरी, हमारे बैचमेट हैं, डीजीपी मध्य प्रदेश, तो जब मैंने उनको पूरी कार्रवाई समझाई, अरे तो साहब तो आइडियल है। तो मैंने कहा भाई साहब, इसको आइडियल होने में क्या दिक्कत है? यदि आइडियल है, लीगली हो रहा है, टेक्नोलॉजी उसको फिजिबल बना रही है, तो आदर्श व्यवस्था से इतना डर क्यों? मेरे ख्याल से हमारे बहुत सारे साथी बहुत सारे डरों से घिरे हुए हैं। मैं चाहूंगा कि वो अपने डरों को जो है ना बाहर निकालें, और आज मैं ओपन मंच में उनके सामने हूं। वो मुझे जितना भी ग्रिल कर सकते हो ग्रिल करें। मैं बताऊं